Hey, hello everyone. I am Annu and welcome back. We create jar of holder. So guys, हमने अपनी MCQ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर आज हमारा तीसरा दिन है। इस क्लास के अंदर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ आपके टैक्स से रिलेटेड देखेंगे जो पेपर सेकंड कॉमर्स से रिलेटेड है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके NTA नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीडीएस फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 192 सेल बी। तो सैलरी के ऊपर तब टीडीएस कटता है तो उसकी कितनी अमाउंट होती है, वो कौन से सेक्शन के अंदर होता है? अंडर सेक्शन 192 के अंदर। तो फ्रेंड एक बात याद रखना, आप लोग जो ये सेक्शन दे रखे हैं ना 192 या जो भी सेक्शन है टीडीएस के, उसको भी याद कर लेना क्योंकि एनटीए वाले इसके सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि जो सैलरी का सेक्शन होता है जहाँ पे टीडीएस कट होता है वो कौन सा? आपका 192। तो बात आती है कि सैलरी के ऊपर कितना टीडीएस लगता है, क्या रेट होता है टीडीएस का सैलरी के ऊपर? तो 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, या फिर एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होता है टैक्स के ऊपर? जल्दी बताओ मेरे को। तो जो भी होगा इसके अंदर याद रखना, जो भी आपका सैलरी का टैक्स होता है ना उसके ऊपर कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती। सैलरी के ऊपर हरदम टीडीएस आपका जो स्लैब रेट है ना, जिस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लग रहा है जिस स्लैब रेट से, वो ही चार्ज किया जाता है। अगर कोई सरचार्ज है वो ऐड कर दिया जाएगा और हायर एजुकेशन को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी आपके रेट है इनकम टैक्स के, जो भी आपके स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी, जो भी एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर क्या कट करेगा? टीडीएस कट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आंसर क्या हुआ बच्चों? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स प्लस कोई भी सरचार्ज है और प्लस हायर एजुकेशन सेस। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी से रिलेटेड जो आपको और याद रखने चाहिए, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, उनको एक बार रीड कर लो कि जल्दी जल्दी क्या है वो। सबसे पहला, अगर कोई भी एम्प्लॉयर, एनी एम्प्लॉयर वो पे सैलरी टू एम्प्लॉय, रेजिडेंस हो या फिर नॉन रेजिडेंस हो, वो कोई भी हो सकता है, तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सिर्फ उनके बीच में क्या है? अगर सेक्शन 192 के अंदर कौन कवर होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। वो जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बात क्लियर हुई यहाँ पे? उनके बीच में जो मेन चीज है इसके अंदर क्या है? वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो ही एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसके ऊपर टीडीएस कट करेगा एवरी मंथ, हर एक महीने अंडर द सेक्शन ऑफ 192। बात क्लियर हुई यहाँ पे? फिर आगे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 192 इज द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर कोई और एम्प्लॉय हो, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है? एम्प्लॉयर होना चाहिए और एम्प्लॉय होना चाहिए, तब भी सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे सब। और सेकंड बात, जो टाइम ऑफ डिडक्शन होगी वो क्या होगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो टाइम ऑफ डिडक्शन तब हम पेमेंट करेंगे अपने एम्प्लॉय को, उसी वक्त जो पेमेंट की जाएगी एम्प्लॉय को वो टीडीएस काट के की जाएगी, ठीक है। लिमिट, लिमिट किसके ऊपर बेस होगी? जो भी प्रेस्क्राइब डेट चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का, जो भी इस फाइनेंशियल ईयर का प्रेस्क्राइब डेट है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टीडीएस कट करके क्या दे दिया जाएगा? एम्प्लॉय को वो अमाउंट दे दी जाएगी। अब बात आती है डिडक्टर एंड रेट ऑफ टीडीएस। डिडक्टर कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा। और किस पे कट करेगा? स्लैब रेट पे, सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस भी क्या होगा? साथ में डिडक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पता लग ही चुका होगा। तो आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर इज द सी। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर शैल बी कंसीडर्ड डैश व्हाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस ऑन सैलरी। ये क्या कह रहा है आपको? कि तब एम्प्लॉय कहता है उस वक्त जो एम्प्लॉयर है वो क्या क्या कंसीडर करेगा टीडीएस को कैलकुलेट करते हुए। तब क्या करता है? तब एम्प्लॉयर, तब एम्प्लॉय कहता है उस वक्त एम्प्लॉयर क्या क्या कंसीडर कर सकता है टीडीएस कैलकुलेट करते हुए। किसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करते हुए? सैलरी के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करते हुए। तो क्या क्या कंसीडर कर सकता है एम्प्लॉयर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो, तब आपने टीडीएस पढ़ा होगा, वहां पे क्या गिवन है? तब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सैलरी के ऊपर टीडीएस कट करता है तो उस वक्त
अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपनी जो भी इनकम है वो जो अदर सोर्स से इनकम है उसको भी एम्प्लॉयर को बता सकता है। क्या करने के लिए? उसके ऊपर ओवरऑल टीडीएस पे करने के लिए, कि एम्प्लॉय को बाद में उसके ऊपर टैक्स ना पे करना पड़े। तो अगर एम्प्लॉय की इच्छा है तो अपनी अदर सोर्स की इनकम भी एम्प्लॉयर को बता सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही कह रखा है आपको कि अगर एम्प्लॉय चाहे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय, तब एम्प्लॉय क्या करता है? टीडीएस डिडक्ट करता है सैलरी के ऊपर। तो वो क्या क्या कंसीडर करके चलेगा? ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले ही सेल ओनली कंसिडर्ड ओनली सैलरी इनकम, वो क्या सिर्फ सैलरी इनकम को ही कंसिडर करेगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने अभी आपको कहा क्या, अगर एम्प्लॉय चाहता है तो वो अपनी अदर सोर्स की इनकम भी बता सकता है। किसको? एम्प्लॉयर को। सेकंड क्या है? इनकम एंड लॉस फ्रॉम ऑल हेड, सारे हेड के इनकम और लॉस को लेगा। चलो देखते हैं। इनकम फ्रॉम ऑल हेड, इनकम लेगा सिर्फ सारे हेड की, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, इनकम लेगा सिर्फ सारे हेड की। या फिर इनकम फ्रॉम ऑल हेड एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ इनकम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो आंसर है बच्चों आपका डी। और सारी स्टेटमेंट आपकी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपनी अदर सोर्स की इनकम बता सकता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। साथ साथ अगर लॉस है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का ही लॉस कंसीडर करेगा कौन? जो भी एम्प्लॉयर है। और किसी अदर सोर्स से लॉस है तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने सारे हेड की जो अदर हेड है उनकी इनकम भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है, उसके ऊपर टीडीएस पे करने के लिए। ठीक है ना, ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। और सिर्फ एक ही चीज माइनस होगी, अगर वहां पे सेट ऑफ करना तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ही क्या कर सकते हैं? वहां से सेट ऑफ कर सकते हैं। और किसी प्रॉपर्टी अगर और किसी हेड का लॉस है तो उसको वहां से एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसको सेट ऑफ करने की। ठीक है, फिर एम्प्लॉय को खुद ही अपना क्या करना पड़ेगा? अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अपना खुद ही क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर किसी और प्रॉपर्टी से क्या, अगर किसी और सोर्स से क्या उसको लॉस है। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपके लिए? आंसर डी इज द राइट आंसर। तो आपको ये चीज क्लियर हुई? तो आपको एक बात याद रखना बच्चों, कि जो भी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना एक्स्ट्रा, उनको याद रखना, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन ये दिया है, वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है आपको एंटीनेट वाले हैं वो क्वेश्चन किसी तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना अच्छे से। आपका फिर अगला क्वेश्चन क्या है बता, इफ एम्प्लॉय रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम आरपीएफ टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट व्हेन अमाउंट एक्सीड। तो इसने क्या कह रखा है? अगर कोई एम्प्लॉय को आरपीएफ से अमाउंट रिसीव होती है तो उस वक्त कितनी टीडीएस की अमाउंट कट होगी? कितनी अमाउंट एक्सीड होने पे? ठीक है, तब अमाउंट कितने से एक्सीड हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल सिंपल सा है, 10% से क्या होगा? आपको टीडीएस लगेगा। और अगर आपकी अमाउंट एक्सीड कर जाती कितने से? 50,000 से। तो राइट आंसर विल बी द ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक चीज और इंपॉर्टेंट देखो बच्चों इसके अंदर। सबसे पहली बात, अगर आपका कोई भी पीएफ अकाउंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ आरपीएफ की बात नहीं कर रही, कोई भी आपका पीएफ अकाउंट है, उस केस में अगर उस पीएफ अमाउंट का जो मैच्योरिटी जो टाइम पीरियड है वो 5 साल कंप्लीट हो चुका है, मैंने क्या कहा? 5 साल कंप्लीट हो चुका है, और फिर आप अमाउंट क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो। तो बच्चों याद रखना, इस केस में नो टीडीएस, कोई भी टीडीएस कट नहीं होगा, कितनी ही अमाउंट क्यों ना हो उसकी। ठीक है ना, कोई अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई भी टीडीएस कट होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? जो आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो पीएफ अकाउंट से, वो आपका आरपीएफ अकाउंट, आपका एसपीएफ अकाउंट, तो कौन सा भी पीएफ अकाउंट हो, तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और, जो सिचुएशन हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ी, इसकी एक एक्सेप्शन और है। मैंने क्या कहा? इसकी एक एक्सेप्शन और है। इसकी एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों? अगर आप विद इन 5 ईयर अमाउंट क्या कर लेते हो? विड्रॉ कर लेते हो। लेकिन विड्रॉ करने का रीजन क्या है? बियॉन्ड द कंट्रोल। जो आपने अमाउंट विड्रॉ की है वो रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में नहीं था, इसकी वजह से आपको अमाउंट विड्रॉ करनी पड़ी। तो उस केस में भी जो ये एग्जाम्पशन, जो ये क्या है आपका टीडीएस है, वो कट नहीं होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 चीजें और देखी। इस क्वेश्चन में से 3 तरह से के क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो क्या,
कब टीडीएस कट होगा? 50,000 से अमाउंट ज्यादा है और 10% से टीडीएस क्या होगा? डिडक्ट होगा। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी इसके अंदर, अगर वो जो पीएफ अकाउंट है उसका टाइम पीरियड 5 साल से ऊपर हो चुका है और फिर अमाउंट क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो, तो भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और थर्ड चीज क्या देखी, अगर आप विद इन 5 ईयर कर रहे हो लेकिन रीजन क्या है? बियॉन्ड द कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एसएससी था उसको कोई बीमारी होगी, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल ऐसी डिजीज होगी जिसके कारण क्या करना पड़ा? उसको अमाउंट विड्रॉ करनी पड़ी, तो बियॉन्ड द कंट्रोल रीजन था ना, क्योंकि बीमारी के चलते हुए उसने क्या, उसको क्या करना पड़ा? अमाउंट को विड्रॉ करना पड़ा। तो यहाँ पे ये रीजन क्या था? बियॉन्ड द कंट्रोल। तो इस केस में भी उसके ऊपर कोई भी अमाउंट ऑफ टीडीएस कट नहीं होगी। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 194E टीडीएस ऑन पेमेंट इफ एक्सीडिंग रुपीज आर सब्जेक्ट टू टीडीएस। तो 194E के अंदर जो हम टीडीएस पे करते हैं तो कितनी अमाउंट एक्सीड होने के बाद टीडीएस पे करते हैं और कितने परसेंट से टीडीएस चार्ज करते हैं? तो 194E बताओ पहले इसके अंदर क्या आता है। मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। ई से 194E जो टीडीएस का सेक्शन है, ई से आप इंग्लैंड को याद रख सकते हो अगर आप याद रखना चाहो। ठीक है। और इंग्लैंड मतलब कि फॉरेनर। ठीक है। इंग्लैंड क्या एक फॉरेन कंट्री है। तो इस केस में क्या, अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंस पर्सन को क्या करते हो? पेमेंट करते हो। क्या पता, किसी नॉन रेजिडेंस पर्सन को क्या करते हो? पेमेंट करते हो। और जो वो पेमेंट कर रहे हो किससे रिलेटेड कर रहे हो? कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है ना, या फिर कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या फिर कोई नॉन रेजिडेंस है और वो क्या है? एंटरटेनर है। मान लो कोई फॉरेन कंट्री से सिंगर आता है और यहाँ आके अपनी परफॉर्मेंस करता है और उसके बदले देते हैं उसको पेमेंट, तो उसके ऊपर टीडीएस कट होगा। ठीक है। या फिर कोई स्पोर्ट्समैन है, यहाँ आकर खेलता है, उसके बदले यहाँ से उसको कोई भी पेमेंट मिलती है, तो उस केस में उसके ऊपर क्या होगा? टीडीएस कट होगा। लेकिन वो टीडीएस की अमाउंट कितनी होगी? इस बात को याद रखना, वो टीडीएस होगी एनी अमाउंट, कितनी भी अमाउंट पे करो आप फॉरनर को इन चीज से रिलेटेड, ठीक है ना, कितनी भी अमाउंट हो वो, उसके ऊपर आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कितने से, तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा बच्चों 20% से। और साथ में सरचार्ज है और हायर एजुकेशन सेस है तो वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, पहले वाले केस में जैसे पीएफ वाला केस था वहां पे एससी और एचईसी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो क्या था? रेजिडेंट था। बाद में कभी वो टैक्स कैलकुलेट करता ईयर एंड में तो उसको क्या कर देता, वो अपना जो भी उसके ऊपर हायर एजुकेशन सेस या फिर सरचार्ज वो पे कर देता। लेकिन क्या है? फॉरेनर है, क्या पता वापस से आए या ना आए, इसलिए पहले ही क्या कर देते हैं, इसकी अमाउंट पे सरचार्ज और हायर एजुकेशन क्या कर देते हैं? पहले से ही डिडक्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो लिमिट ऑन अमाउंट, और 20% से क्या होगा? कट होगा टीडीएस विद सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस। ठीक है। तो राइट आंसर इज द बी। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से? हाँ, एक बात और याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ पे कोई कार्ड गेम या फिर गैम्बलिंग या फिर एडवर्टीजमेंट इनसे रिलेटेड कोई भी अमाउंट रिसीव करता है तो यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कौन पर्सन आएंगे? स्पोर्ट्समैन आएंगे और एंटरटेनर आएंगे। ठीक है। इस बात को याद रखना। वो जो पर्सन है जो कार्ड गेम गैम्बलिंग खेलते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे हम 94B के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर क्या आता है? सीधा 30% से टैक्स डिडक्ट किया जाता है। जिसके अंदर नॉर्मली क्या आता है? लॉटरी से आपने कोई अमाउंट जीती है, कोई कार्ड गेम से कोई अमाउंट जीती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी फॉरनर आया था, ठीक है, उसने कोई एडवर्टीजमेंट कर दी यहाँ आके, तो वो कहाँ चला जाएगा? 194B के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। ये बात क्लियर हुई? 194B के क्या आएगा कि कोई भी अमाउंट हमने जीते कार्ड से, गेम से, गैम्बलिंग से, इन चीजों से कोई भी अमाउंट जीते जो नॉर्मली हम लोगों के लिए वो रेजिडेंस हो नॉन रेजिडेंस हो कोई भी पर्सन हो, अगर उसने कोई भी अमाउंट इन चीजों से क्या की है? रिसीव की है, तो वो कहाँ पे कट होगा? उसका टीडीएस 194 के बी के अंदर क्या किया जाएगा? डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और कितने परसेंट से? 30% से। और अमाउंट क्या थी उसके अंदर अगर याद तो 10,000 मतलब 10,000 ऊपर अमाउंट होते ही क्या किया जाएगा? उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर 10,000 तक की अमाउंट है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आके केबीसी शो करता है, जीतता है उसको, ठीक है ना, तो 30% उसके ऊपर टीडीएस कट होता है, तब उसको वो अमाउंट रिसीव होती है। मान लो किसी ने कोई डांस शो या फिर कोई सिंगिंग शो जीत लिया, तो जो भी अमाउंट वहां पे उसको रिसीव होती है, तो उस केस में वो 194B के अंदर उसका क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। और कितने परसेंट से? 30% से। लेकिन अमाउंट 10,000 से ऊपर की होनी चाहिए। तो वो चीजें अलग है, वो कहाँ आएंगी? 194B के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ऑन इंडिविजुअल इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो
इनकम है कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी से, वो इंडिविजुअल के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। आपको बच्चों आपने पढ़ा हो तो आपको सेक्शन याद होगा हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 27, जो आपको क्या बताता है, डीम्ड इनकम के बारे में, डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंदर कुछ सर्टेन सिचुएशन दे रखी है, क्या, अगर प्रॉपर्टी जो एसएससी है उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन टैक्सेबल उसी के हाथ में होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको बतानी है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो भी टैक्सेबल इनकम है वो उसी इंडिविजुअल के हाथ में ही मानी जाएगी, चाहे उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या दे, प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू स्पाउस फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन। तो अगर इसने क्या कहा, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने स्पाउस को, लेकिन इन एडवोकेट कंसिडरेशन में कि जितनी उसकी अमाउंट थी उससे कम में की, तो उस केस में मान लो जो भी हस्बैंड ने, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को क्या की है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, वो भी इन एडवोकेट कंसिडरेशन में। तो इस केस में जो ये प्रॉपर्टी है, जो भी इनकम होगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो टैक्सेबल हस्बैंड के हाथ में होगी, ना कि वाइफ के हाथ में। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, डीम्ड प्रोविजन अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर क्या है, करेक्ट है। ये तो फर्स्ट तो करेक्ट सिचुएशन है। अगली और देख लेते क्या कह रहा है, वेयर द इंडिविजुअल होल्ड इम्पार्सिबल एस्टेट, मतलब कि क्या इसका, कि इंडिविजुअल है जो वो इम्पार्सिबल स्टेट, मतलब कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो उस केस में भी डीम प्रोविजन माने जाएंगे, चाहे वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, वो इम्पार्सिबल स्टेट है, वो प्रॉपर्टी डिविजिबल नहीं है, वो उसका ओनर भी नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअली जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हैं उसको ही उसका ओनर माना जाएगा। इसको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आप राजस्थान साइड देखते हो, तो वहां पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मतलब कि जो किसी राज्य टाइप किसी मारवाड़ों की हुआ करती, ठीक है, उसके ऊपर लोग अभी रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो ओनरशिप उन लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन वो लोग सदियों से वहां रहते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उन लोगों की नहीं है, उनको ही उनका एक्चुअल ओनर मान लिया जाएगा और वो ही क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। सी पॉइंट इसका मतलब क्या होगा, बी पॉइंट भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड फॉर इन एडवोकेट कंसिडरेशन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर माइनर चाइल्ड को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है इन एडवोकेट कंसिडरेशन पे, तो जिसने भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो ही क्या कर, उसको ही क्या करना पड़ेगा, उसकी इनकम में ही क्या होगा, उसका टैक्स इंक्लूड होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या थी, माइनर चाइल्ड अगर डॉटर है, ठीक है, डॉटर है और उसकी शादी हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी डीम्ड इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है, जो हमने स्पाउस वाला केस पढ़ा, अगर वो स्पाउस जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो लीव फ्रॉम अपार्ट, मतलब कि उससे अलग रह रही है और उस केस में उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, तो वो भी डीम्ड प्रोविजन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये दो एक्सेप्शन याद रखना। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे तीनों आंसर राइट हैं, तीनों आंसर राइट है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये बात समझ में आई। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू द एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एग्जेम्प्ट ऑफ। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए कितना एग्जेम्प्ट होता है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे, एक चीज याद रखना, यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा किसके लिए, जो काम कर रहा है पर्सन किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। दोनों के लिए अमाउंट अलग अलग है, ठीक है, दोनों के लिए अमाउंट क्या है, अलग अलग है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल पर्सन है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो किसी वैसे ही कहीं ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को 32,000 पर मंथ एग्जेम्प्ट होंगे। किसको एग्जेम्प्ट होंगे, जो पर्सन ब्लाइंड डम ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो कोई भी एग्जेम्पशन अमाउंट नहीं है, पूरी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उस पर्सन की जो किसमें काम करता है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करता है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, तो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगी 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवरेज लोअर। तो यहाँ पे 10,000 आएगा बच्चों, 1 लाख नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी 10,000,
10,000 पर मंथ, या फिर जितना अलाउंस उसको मिला है उसका 70%, जोन सी भी अमाउंट कम होगी तो उस पर्सन के लिए वो क्या बन जाएगा, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट बन जाएगी। उस पर्सन के लिए जो पर्सन काम करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वो रोडवे जो बस होती है ना वहां पे काम करता है, तो उसको कोई अलाउंस मिलता है तो उसके लिए ये एग्जेम्पशन लिमिट है। लेकिन कोई नॉर्मल इंप्लॉय है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम नहीं करता, उसको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो वो फुल्ली क्या होगा, टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। लेकिन अगर वो पर्सन जिसको मिल रहा है ब्लाइंड, डम्प या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है तो उस केस में उसको 32,000 पर मंथ की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये बात याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे, ये सेम चीज यहाँ पे क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इज अवेलेबल टू एसएससी फॉर एंड हाउ मेनी पीरियड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जो भी आप एजुकेशन लोन लेते हो वो डिडक्शन किसको मिलेगी और कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर जल्दी दो। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पाउस को, चिल्ड्रन को। मतलब कि जो भी वो एसएससी है जो डिडक्शन ले रहा है, अगर वो सेल्फ एजुकेशन के लिए, वो अपने स्पाउस के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, और बच्चा अगर उसने कोई लीगली एडॉप्ट कर रखा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अगर उसके लिए कोई भी एजुकेशन लोन लिया है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। किसकी डिडक्शन, जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस लोन के ऊपर उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। और कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगी, उसको 8 साल के लिए मिलेगी। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ सम रिसीव हुआ है, कहाँ से, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, और किसके नाम पे ले रखी थी, लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय के नाम पे ले रखी थी, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले देखो कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो भी एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जो की पोजीशन होल्ड करते हैं, तो एम्प्लॉयर उनके नाम पे एक पॉलिसी ले लेता है। किस तरह की पॉलिसी, मान लो जो एम्प्लॉय है वो पोजीशन को छोड़ कर चला जाए, या फिर किसी भी रीजन से वो क्या हो जाए, डेथ हो जाए, जो भी की पोजीशन को होल्ड करता है, तो उसके नाम पे वो जो एम्प्लॉयर होता है क्या ले लेता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। अगर उसकी कोई भी अमाउंट रिसीव होती है एम्प्लॉयर को तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी, तो याद रखना वो अमाउंट टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड के अंदर। कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी हेड के अंदर। ये कहाँ गिवन है आपको, ये गिवन है जो आपका सेक्शन 28 है ना, जो आपको ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होगी पीजीबीपी के अंदर। तो वहां पर लिखा हुआ है अगर कोई भी किसी भी एम्प्लॉयर को कोई भी पेमेंट रिसीव होती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, तो उस केस में वो पीजीबीपी की इनकम कंसीडर की जाएगी, ठीक है। एक बात और याद रखना, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देती हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना, वो लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय के नाम पे ली है। मान लो उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, अब जो भी अमाउंट रिसीव होगी, मान लो जो भी उसके लीगल पर्सन को दी जाएगी, लीगल हायर को दी जाएगी, तो उसके लिए वो टैक्सेबल अदर सोर्स के अंदर होगी, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर वो अमाउंट एम्प्लॉयर को रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी के अंदर। अगर वो उसकी डेथ के बाद वो अमाउंट रिसीव होती है उसके लीगल हायर को, वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्स के अंदर। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, where total block of depreciable asset is transferred after 36 month there will be, वो क्या कहलाएगा। तो कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, उसका टाइम पीरियड कितना भी हो वो मैटर नहीं करेगा। उस केस में हरदम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्यों हुआ, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं हुआ। अरे एक बात का ध्यान तो दो कि वो क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट है, उसके ऊपर हर साल हम क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर साल उसके एक तरह से एक्चुअल वैल्यू शो कर रहे हैं ना, उसके ऊपर हर साल क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो उसकी हर साल एक एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो वो इसलिए वो हर केस में शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। अगर किसी एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ना,
तो उसके ऊपर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके अंदर से कौन सी इनकम आप अदर सोर्स के अंदर चार्ज करोगे। तो देखो, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हस्बैंड इन एडवोकेट कंसिडरेशन, कि हस्बैंड ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी किसको दे दी, वाइफ को दे दी इन एडवोकेट कंसिडरेशन में, तो इस केस में ये हाउस प्रॉपर्टी की इस केस में ये अदर सोर्स की इनकम नहीं होगी, ठीक है। आपको एक पॉइंट बता दूं मैं, अदर सोर्स के अंदर अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव होती है, कोई भी गिफ्ट मिलता है अपने रिलेटिव से, अपनी मैरिज के दौरान कोई भी गिफ्ट मिलता है, तो इस तरह के गिफ्ट क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं और वो अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन आपको कोई गिफ्ट मिला, लेकिन वो जो गिफ्ट मिला वो रिलेटिव से नहीं है, आपके किसी भी रिलेटिव से नहीं है, और उस गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ऊपर है, तो वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स के अंदर, इसको याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हस्बैंड तो क्या है, रिलेटिव है ना उसका, तो ये अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन हाँ, अभी हम जस्ट अभी पढ़ के आए थे, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो जाएगी, डीम्ड इनकम मानी जाएगी हस्बैंड की, लेकिन कहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन अदर सोर्स में वो नहीं आएगा। सेकंड, आपने क्या की, परचेज की पेंटिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, इनवॉइस वैल्यू है जो उसकी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी क्या है, इनवॉइस वैल्यू है, तो ये भी अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक बात और याद रखना, अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उस केस में अगर उसकी जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो कम है, जो इन एडवोकेट कंसिडरेशन लिया है वो कम है, कितने से, 50,000 रुपए से कम है, ठीक है ना। जो जिस वैल्यू में आपने रिसीव किया है और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, उनका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो ही वो अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड होगा, वरना वो अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और ठीक है। थर्ड, कैश गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंस फ्रेंड ऑन द मैरिज एनिवर्सरी, और एक चीज और, मैंने क्या कहा था, मैरिज ओकेजन पे आपको कहीं से भी गिफ्ट मिल जाए, सारे एग्जाम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, वो मैरिज एनिवर्सरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। और मैरिज एनिवर्सरी पे आपको नॉन रिलेटिव से किसी से भी गिफ्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो कैश गिफ्ट मिला है किससे, नॉन रेजिडेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, कहाँ पे, किसके अंदर, आपका अदर सोर्स के अंदर। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या, टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब बाय, किसके द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए, तो पता है आपको, फाइनेंस एक्ट के अंदर, लेकिन फाइनेंस एक्ट प्रीवियस ईयर फिर असेसमेंट ईयर, तो इसका आंसर क्या होगा, जो रेट आपका प्रेस्क्राइब किया होगा फाइनेंस एक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर, उसी रेट के ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ए, ठीक है ना, फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या है आपका, रेजिडेंशियल स्टेटस से है, किस केस में इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। सबसे पहला, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सबसे पहला क्या है, इट इज द इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इंडियन फॉर अ पीरियड 60 डे और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and 365 day or more during the 4 year immediately preceding previous year, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज इन इंडिया फॉर पीरियड 60 डे और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 362 डेज, 365 डेज होता है ना कि 362 डेज, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। तो रेजिडेंट होने के लिए सबसे पहला तो क्या, कि उसको जो इंडिया प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज और मोर क्या होना चाहिए, इंडिया के अंदर उसका स्टे होना चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड क्या, 60 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर रहा हो, या फिर 365 डेज और मोर 4 सालों के अंदर, जो आपके पिछले 4 साल है उसके अंदर 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर उसकी स्टे रही हो, तभी वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंस इन इंडिया माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आई थी बच्चों, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अमेंडमेंट क्या कह रखा है, अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहली बात, केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन विजिटिंग इन इंडिया फिर टोटल इनकम whose control in India exceed 15 lakh shall be non ordinary resident। तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि कोई पर्सन है,
ठीक है। और वो इंडिया ओरिजिन का है, इंडियन सिटीजन है, और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, टोटल इनकम उसकी 15 लाख से ज़्यादा है, लेकिन इंडियन इनकम, ठीक है। और वो क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस है। तो उस केस में बच्चों जो हम 182 डेज कंसीडर करते हैं ना, तो वहाँ पे 120 डेज ही कंसीडर करेंगे। अगर वो सिर्फ 120 दिन स्टे करता है इंडिया के अंदर, तो भी वो इनकम फुल्ली टैक्सेबल इंडिया के अंदर होगी। उस केस में हम उसको 182 डेज को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। 120 डेज को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। और स्टे ड्यूरिंग एटलीस्ट 4 ईयर एटलीस्ट 365 डेज, वो 4 ईयर और 365 डेज वाला तो है ही सेम, ठीक है। फिर अगला डीम्ड रेजिडेंस सेक्शन, एक सेक्शन आया है किसके लिए, डीम्ड रेजिडेंस, कि किस पर्सन को डीम्ड रेजिडेंस मान लिया जाएगा इंडिया का, मतलब वो एक्चुअल में रेजिडेंस नहीं है लेकिन डीम्ड रेजिडेंस मान लिया जाएगा उसको, ठीक है। उसने एक्चुअल में वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, फिर भी उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंस मान लिया जाएगा। और वो कंडीशन क्या है, अगर उसने क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंस माना जाएगा। वो इंडियन सिटीजन तो है लेकिन मान लो रेजिडेंस नहीं है इंडिया के अंदर, तो भी उसको डीम्ड रेजिडेंस मान लिया जाएगा। कब, तब उसकी जो टोटल इनकम है, किसको एक्सक्लूड करके, फॉरेन बिजनेस की इनकम को एक्सक्लूड करके, उसकी टोटल इनकम जो इंडिया से उसकी टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 15 लाख से। एक केस और है इसके अंदर, वो क्या है कि वो जो टैक्स है वो किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं कर रहा है, तभी वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंस मान लिया जाएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पे कट, वो यहाँ से कट होगी, वो यहाँ इसके नीचे ही साथ साथ फॉलो होनी चाहिए। एक तो क्या 15 लाख से ज्यादा इनकम है, सेकंड सिचुएशन क्या, वो किसी और कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं कर रहा, तब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी ना, तभी उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंस माना जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन विच सेक्शन एंड हाउ मच डिडक्शन। तो क्या पूछ रखा है यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तब कॉन्ट्रीब्यूशन करता है किसके अंदर, पेंशन स्कीम के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आएगा और कितनी डिडक्शन उसको मिलेगी। तो कौन से सेक्शन के अंदर लाई करता है वो, एटीसी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एटीसी के अंदर क्या आएगा, मान लो आपने कोई पीएफ अकाउंट के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन कर दिया या फिर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीद ली, तो ये चीजें कहाँ लाई करते हैं आपकी सेक्शन एटीसी के अंदर, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम आपकी एटीसी के अंदर नहीं आती, तो ये सेक्शन तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो क्या आपका गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेक्शन 80CCC। तो सेक्शन 80CCC के अंदर क्या आता है, याद हो तो, सेक्शन 80CCC के अंदर आता है आपका एन्युटी पेंशन प्लान। तब आप क्या परचेज करते हो, एन्युटी पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपका लाई करता है 80CCC के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके दो ऑप्शन किस चीज के हैं, 80CCD, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होने वाला है 80CCD, ठीक है। तो कोई भी, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसके अंदर, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम के अंदर, तो उस केस में वो कहाँ लाई करता है, सबसे पहली बात तो 80CCD के अंदर आएगा वो, ठीक है। अब बात आती है कितना कंट्रीब्यूशन, 40% ऑफ सैलरी या फिर 10% ऑफ सैलरी। तो एक बात याद रखना बच्चों, अगर कोई भी पर्सन एनपीएस के अंदर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उस केस में वो पर्सन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैंने क्या कहा, अगर वो पर्सन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में 20%, ठीक है, 20% किसका, उसकी जीटीआई का, या फिर उसने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके अंदर से जो लोअर अमाउंट होगी वो क्या होगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ये बात किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एम्प्लॉय की बात कर रखी है। अब बात आती है एम्प्लॉय की, अगर कोई भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो उस केस में जो भी अमाउंट उसने कॉन्ट्रीब्यूट की है उसका 10%, ठीक है, उसका 10% या फिर जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट की है वो विच एवरेज लोअर, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय वो चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 10%। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयर की बात करूं, अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता तो उस केस में दो सिचुएशन है अलग अलग। क्या क्या है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खुद है, तो एम्प्लॉयर तो वही हुआ ना, तो उस केस में क्या 14% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो कौन है, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उस केस के अंदर 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिल जाएगी।
तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन में पूछ रखा था इम्प्लॉई अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में तो क्या ओनली हमें एक ही डिडक्शन मिलेगी, क्या 10%, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट करता तो 10% ऑफ सैलरी। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ इज द राइट आंसर, सेक्शन 80CC और कौन सा 10% ऑफ सैलरी। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। आसान से कैरी फॉरवर्ड से स्पेकुलेशन लॉस को कितने दिनों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 ईयर तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, 4 ईयर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल इन द केस ऑफ, किस केस में मिलती है 89 की रिलीफ, एरर ऑफ द सैलरी के केस में क्या मिलती है हमें रिलीफ मिलती है, कहाँ पे, अंडर सेक्शन 89 के अंदर। मान लो आपको सैलरी का एरियर मिला है और वो सैलरी पिछले 5-10 सालों की है, तो उस केस में क्या उस वक्त टैक्स रेट कुछ और था और अब के बाद टैक्स रेट क्या है, कुछ और है। तो हो सकता है कि जो अब आपको एकदम से इतनी सैलरी मिल गई तो आपका टैक्स रेट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। अगर वो सैलरी डिवाइड होके मिलती तो टैक्स रेट क्या लगता है आपका, हरदम कम लगता है। लेकिन आपको क्या मिला, एरियर ऑफ द सैलरी मिली, एकदम से अमाउंट क्या मिली, लमसम में मिली बहुत सारी अमाउंट, तो आपका टैक्स रेट भी आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है, और वो रिलीफ आपको कहाँ मिलती है, सेक्शन 89 के अंदर मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस अराइजिंग फ्रॉम हेड ऑफ कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, कहाँ से सेट ऑफ नहीं कर सकते कैपिटल गेन का। आपको एक बात बताऊं, कैपिटल गेन में मेनली क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। तो याद कैसे रख सकते हैं इसको, मान लो 2 भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, ठीक है। तो देखो अब बड़ा भाई तो क्या छोटे भाई की फिक्र करेगा ना, तो अगर उसको कोई लॉस होता है तो वो क्या कहता है कि वो जो लॉस है जो शॉर्ट टर्म वाले को हुआ, छोटे भाई को हुआ है, वो अपने आप से भी कवर कर सकता है और बड़े वाले से भी कवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा भाई है, छोटा भाई उसकी मानता ही नहीं, तो उस केस में जो ये बड़ा भाई है वो सिर्फ जो लॉस कवर करेगा वो अपने अंदर से ही लॉस कवर करेगा। पहले तो याद रखने का ये तरीका, ठीक है ना। अगर मैं इंट्रा हेड की बात करती हूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही लॉस कवर कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म दोनों से भी कवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रा हेड की बात नहीं कर रखी, यहाँ पे किसकी बात कर रखी है, इंटर हेड की, सेट ऑफ की बात कर रखी है, ठीक है ना। तो लेकिन कैपिटल गेन का लॉस हम कहीं से भी कवर नहीं कर सकते, सिर्फ कैपिटल गेन का लॉस हम कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ना सैलरी से कर सकते, ना पीजीबीपी से कर सकते, ना हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, हम कहीं से भी इसका सेट ऑफ लॉस नहीं कर सकते। सेट ऑफ की बात आएगी तो क्या वो अपने अंदर से एलटीसीजी के अंदर से और एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों के अंदर से क्या कर सकता है, अपने लॉस को कवर कर सकता है, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन इन केस ऑफ लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल लग गया, तो उस केस में जो आपका टीडीएस कटता है, कहाँ कटता है टीडीएस, 194 के अंदर, ठीक है ना। तो जो टीडीएस कट होगा तो मिनिमम अमाउंट क्या होगी, कितनी अमाउंट के तक वो टैक्स नहीं कटेगा और कितनी अमाउंट एक्सीड होने के बाद वो टैक्स आपका कटेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है एग्जाम्पशन की, 10,000 रुपए, ठीक है ना। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट मिला है क्लाइंट से, ठीक है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा। क्लाइंट की बात करते हैं मतलब क्या, प्रोफेशनल होगा, कोई प्रोफेशन होगा तभी तो उसको अपने क्लाइंट से गिफ्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रही है प्रोफेशन की, ठीक है। किसी प्रोफेशनल पर्सन को कोई भी गिफ्ट मिलता है अपने क्लाइंट से तो बच्चों वो उसका टैक्सेबल होता है उसकी प्रोफेशनल इनकम के अंदर ही। ये चीज कहाँ मेंशन है, सेक्शन 28, जो आपको क्या बताता है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड के अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी, कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर आएगी, वहां पे मेंशन कर रखा है। क्या लिख रखा है वहां पे, देखो साफ साफ लिख रखा है, कोई भी बेनिफिट, कोई भी परक्यूजिट आपको इन कनेक्शन विद बिजनेस या फिर प्रोफेशन, आपको कोई भी परक्यूजिट, कोई भी बेनिफिट रिसीव होता है, इसका मतलब क्या, कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है किसी क्लाइंट से या फिर किसी कस्टमर से, ठीक है, तो वो आपका अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा, अगर आप कोई प्रोफेशन करते तो कहाँ इंक्लूड होगा, आपके प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आप एडवोकेट हो और आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, उस कंपनी ने आपको क्या दे दी, टिकट दे दी फॉरेन टूर की,
तो वो आपकी प्रोफेशनल इनकम ही मानी जाएगी। प्रोफेशनल इनकम के अंदर ही क्या किया जाएगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसको प्रोफेशनल रिसिप्ट ही माना जाएगा उस एडवोकेट के लिए। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। और अब डिस्कस करते हैं अपने आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 16 सब क्लोज। तो क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 16 क्लोज 2 के अंदर, या फिर अंडर सेक्शन 16 क्लोज 3 के अंदर, या फिर डिडक्शन होती है। डिफरेंस तो पता होगा ना, एग्जेम्प्ट क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन तो मेनली क्या होते हैं, हम पहले इनकम के अंदर ऐड करते हैं उसको और फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एग्जेम्प्टेड क्या होती है कि उसको हम इनकम के अंदर शो ही नहीं करते। अब बताओ, एंटरटेनमेंट अलाउंस शो ही नहीं करते, फिर पहले शो करके फिर माइनस करते हैं, पहले शो करके फिर माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो यही तो क्लियर हुआ कि वो एग्जेम्प्टेड तो है नहीं, तो ये आंसर तो हमारे होंगे नहीं। वो क्या है, एक तरह से डिडक्शन है। डिडक्शन किसके अंदर, सेक्शन 16 क्लोज 2 के अंदर, फिर सेक्शन 16 क्लोज 3 के अंदर। तो है बच्चों आपका सेक्शन 16 क्लोज 2 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट सी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे टेक्स्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।